Dear students, I welcome you to my class. I am Jasbir Singh. Today we will do second poem of class 10th, that is Fire and Ice by Robert Frost. Robert Frost, as I told you in the previous video also, Robert Frost was an American poet और बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं नेचर पे खासकर। बहुत ही बेहतरीन उनकी पोएम है एक, जैसे वो स्टॉपिंग बाय बोर्ड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, वो पढ़ी आपने, द रोड नॉट टेकन पढ़ी, और इसी 10th क्लास में आपने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ी। आज की पोएम है फायर एंड आइस। दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम। सिंबॉलिक पोएम का क्या मतलब है कि किसी सिंबल को यूज करके वो कुछ और बात समझाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि लिटरल मीनिंग होता है, एक मेटाफोरिकल मीनिंग होता है। तो लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग का मतलब होता है जो वर्ड कहे गए हैं उनका वही मीनिंग जो वर्ड कहा गया है, वो लिटरल मीनिंग होता है। और मेटाफोरिकल का मतलब होता है उसका हिडन मीनिंग क्या है, उसकी सेंस क्या है, उसकी सेंस क्या है, वो उसका मेटाफोरिकल मीनिंग है। देखिए, पहले इसका लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं। बहुत छोटी सी पोएम है, सिर्फ 9 लाइंस हैं। पहले इसका लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इसका मेटाफोरिकल मीनिंग भी देखेंगे। फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. देखिए, some say the world will end in fire. कुछ लोग, some say, कुछ लोग कहते हैं that the world will end in fire, कि ये जो संसार है, ये वर्ल्ड है, ये किस चीज से खत्म होगा? फायर से खत्म होगा, मतलब आग के कारण खत्म होगा। आग कोई भी हो सकती है, वो जो वॉर से न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसकी हो सकती है, या कोई वोल्केनोज हैं, ठीक है, नहीं, ज्वालामुखी फट जाए उससे सारी आग हो जाए, चारों तरफ जंगलों में आग लग जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, उससे खत्म होगी। कुछ लोग कहते हैं फायर से खत्म होगी। होली बुक द बाइबल में भी यही लिखा हुआ है कि ये संसार जो है जब कभी खत्म होगा, अब तो फायर से खत्म होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग ये कहते हैं कि आइस से खत्म होगा, ठीक है, सारा जो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी और सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आइस से वर्ल्ड खत्म होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब ये यहाँ पे डिजायर कहां से आ गया? अभी तक तो फायर और आइस की बात हो रही थी। इट मीन्स उनका कोई और हिडन मीनिंग था, कोई सिंबॉलिक मीनिंग था। फायर हियर स्टैंड्स फॉर डिजायर्स। फायर हियर स्टैंड्स फॉर डिजायर्स। यहाँ पे फायर का जो मीनिंग है वो है डिजायर्स, इच्छाएं, और आइस जो है दैट स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, हेट्रेड। यस, तो फायर का मीनिंग है जो हमारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जिनके लिए हम वॉर करते हैं और जिनके लिए हम वायलेंस करते हैं, वो फायर। और आइस का मतलब है हेट्रेड। हेट्रेड इज घृणा, टू डिस्पाइस समबडी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने डिजायर का अनुभव किया है। टेस्टेड हियर मीन्स टू एक्सपीरियंस। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ डिजायर, डिजायर के बारे में, अनकंट्रोल्ड डिजायर के बारे में मैंने जो देखा है, जो सीखा है, जो पाया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये कहते हैं कि ये संसार जो है ये फायर से खत्म होगा। देखिए फिर से, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। यस, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार किससे खत्म होगा? फायर्स की वजह से खत्म होगा। दैट इज हमारी जो अनकंट्रोल्ड इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनकी वजह से खत्म होगा। सम से इन आइस। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी ये जो हेट्रेड है जो चारों तरफ फैली हुई है, इसकी वजह से ये सारा संसार कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने जो डिजायर के बारे में समझा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उनके साथ हूं जो ये कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो डिजायर्स की वजह से खत्म होगा, समाप्त होगा, किसी न किसी दिन नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। सम से, ये लोग कह रहे हैं, सम से ये भी लोग ही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जो नीचे ओपिनियन है, थर्ड और फोर्थ लाइन में, ये ओपिनियन पोएट की है, वो कहता है कि फायर से खत्म होगा। नेक्स्ट ऐसा बोलता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब है टू डाई। पेरिश मींस टू डाई। डाई मतलब खत्म हो जाना, मर जाना। लेकिन फर्ज करो कि इस संसार को 2 बार खत्म होना हो, 2 बार समाप्त होना हो, 2 बार डिस्ट्रक्शन होनी हो,
बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि 2 बार खत्म होना हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं समझता हूं कि इस संसार में हेट्रेड भी बहुत है, बहुत घृणा है एक दूसरे के प्रति। आई से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो मैं समझता हूं कि अगर 2 बार खत्म होना हो तो आइस भी कोई कम नहीं है, यानी कि हेट्रेड भी कोई कम नहीं है संसार में। हेट्रेड भी जो है वो एक ग्रेट टूल है, एक ग्रेट चीज है जिससे संसार खत्म हो सकता है। एंड वुड सफाइस, सफाइस इज सफिशिएंट, सफिशिएंट मींस एनफ, एनफ मींस काफी। तो हेट्रेड भी बहुत है, अगर दूसरी बार खत्म होना हो तो हेट्रेड से भी खत्म हो सकता है। ये इसके जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो यही है। फिर से एक बार मैं इसको रिकैप्चुलेट करूंगा, उससे पहले आइए कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम राइम स्कीम देखें। राइम स्कीम क्या है पोएम की? राइम स्कीम इज, ये आया फायर, यस फायर, तो ये ए होना चाहिए, इट्स ए। देन वी हैव आइस, आइस इज समथिंग न्यू, दैट इज बी। And tasted of desire, again fire, desire, then it is again A. So rhyme scheme would be A, B, A. Then we have fire, again fire is A, and twice again ice, it's B. And hate, hate ये नई साउंड आ गई, तो नई साउंड आ गई तो हम C लगा देते हैं इसका। अगेन वी हैव आइस, आइस की साउंड क्या थी? B. ग्रेट, ग्रेट किससे मैच करा? हेट से, C. And suffices again B. Yes. So now you see, अगर 3-3 लाइंस की मैं देखूं तो यहां पे इसकी जो राइम स्कीम है वो बनेगी A A B A, A B A. Then we have A B C, A B C, and then we have B C B, B C B. ये राइम स्कीम है। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। ए बी ए बी सी बी सी बी, ठीक है। राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर जो कोई बच्चा अगर नया जुड़ा है मेरे साथ तो पिछली वीडियो डस्ट ऑफ स्नो देख ले, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट द राइम स्कीम। बेसिकली क्या होता है, जो लाइन है, लाइन का जो लास्ट वर्ड है, लाइन के लास्ट वर्ड की जो है ना, क्या जो लास्ट सिलेबल है उसमें क्या साउंड आ रही है, ठीक है। तो जैसे इसमें फायर है, सो इसको हमने फर्स्ट लेटर दे दिया ए, ठीक है। दूसरी लाइन में लास्ट में आइस है, ये नई साउंड है, तो इसको हमने लेटर दे दिया बी। अब जब भी ये फायर आरी वाली साउंड आएगी उसको हम ए ही आगे नाम देंगे, अगर सी वाली साउंड आएगी आइस वाली तो हम बी ही साउंड देंगे। फिर डिजायर, फायर डिजायर, ये सेम साउंड है ए, देन अगेन फायर सेम ए साउंड, देन वी हैव ट्वाइस, आइस एंड ट्वाइस, ये आपस में राइम करते हैं तो हमने इसको वही लेटर दिया बी। देन हेट, हेट ये नई साउंड आ गई तो हमने नेक्स्ट लेटर दे दिया सी। देन आइस, आइस इज सेम बी। एंड देन वी हैव ग्रेट, ग्रेट राइम्स विद हेट, हेट को हमने दिया था सी, so great again C. And suffice and ice is same, so B. So the rhyme scheme of this poem becomes A B A, A B C, and B C B. Now let's check out some literary devices if there is any. Yes. Now you see, some say, some say. So this is anaphora. This is anaphora. Anaphora क्या होता है? Anaphora is a literary device जिसमें same word two or more consecutive lines में beginning में आता है तो उसको हम anaphora कहते हैं। That means अगर वही वर्ड 2 या 2 से अधिक लाइंस में लगातार होना चाहिए, लगातार फर्स्ट वर्ड रिपीट होता है तो anaphora हो जाएगा। जैसे इसमें some say, ये some जो है ये दोनों लाइंस में, कंसेक्यूटिव लाइंस में फर्स्ट वर्ड है, इसलिए ये हो गया एनाफोरा, ठीक है। और हमने पिछले में भी किया था एसोनेंस और कॉन्सोनेंस, अगर आपको याद हो तो एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है। देखें इसमें कहीं हमें और कोई मिलता है लिटरेरी डिवाइस तो इसी लाइन में सम से
द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. यस, आई एंड आई, विल में, इन में, फायर में, इन तीनों में आई है, तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे? एसोनेंस साउंड कह सकते हैं. सो हियर द लिटरेरी डिवाइस इज एसोनेंस. एसोनेंस, ASSONANCE, दैट्स एसोनेंस. सो हमने अभी तक दो लिटरेरी डिवाइस कर लिए. एनाफोरा मिला हमें, एसोनेंस मिला. एसोनेंस हमें आगे भी मिल सकता है, जैसे ये आई इन, ये भी एसोनेंस है. ठीक है. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. यहां पे देखिए, ये भी द साउंड है, द, और ये भी द साउंड है, द. यस, है ना. और फेवर फायर, ये भी फ साउंड है, और ये भी फ साउंड है. ठीक है. तो यहां पे कौन सा है? ये द साउंड और ये फ साउंड, ये जो रिपीट हो रहे हैं, ये है कॉन्सोनेंस. व्हाट इज इट? कॉन्सोनेंस. ये थर्ड लिटरेरी डिवाइस हमें मिल गया, दैट इज कॉन्सोनेंस. आप एसोनेंस और कॉन्सोनेंस का डिफरेंस समझिए. एसोनेंस का मतलब होता है जब कोई वोवल साउंड किसी लाइन में क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स या एडजेसेंट वर्ड्स या नियर बाई वर्ड्स में रिपीट होती है, जैसे विल, इन और फायर में, बीच में या आखिर में कहीं पे भी हो, तो उसको एसोनेंस बोलते हैं. उसकी जगह यदि कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे ये द बीच में या आखिर में शब्द में क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स में, एडजेसेंट वर्ड्स में जो रिपीट होती है, तो हम उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं. कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन. यदि कॉन्सोनेंट रिपीट होगा तो वो कॉन्सोनेंस हो जाएगा, और यदि सेम लाइन में और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, और यदि वोवल रिपीट होगा सेम लाइन में और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, तो वो एसोनेंस हो जाएगा. ठीक है. एनाफोरा भी डिड, एसोनेंस भी डिड, कॉन्सोनेंस भी डिड. और हम देखें, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. अब यहां पे देखिए, यहां आप चेक कर सकते हैं, आई नो, OW, एनफ, O, अगेन O. फिर से ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या रिपीट हो रहा है? वोवल रिपीट हो रहा है या कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है? वोवल रिपीट हो रहा है, कहीं पे बीच में है, कहीं पे शुरू में, कहीं पे आखिर में, तो ये हो जाएगा. ये भी फिर से एसोनेंस का एग्जाम्पल है. एसोनेंस. आई से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यहां पे भी आपको कहीं दिख रहा है क्या एसोनेंस? दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है. O एंड O. सो बेसिकली वो जैसे प्रोवर्ब भी है एक, कि किसी को ना आप मछली का रोज भोजन देने से अच्छा है उसको मछली पकड़नी सिखा दो. इट्स रादर देन गिविंग ए फिश टू अ हंग्री मैन, बेटर टीच हिम हाउ टू कैच ए फिश. आप उसे मछली पकड़नी सिखा दोगे तो वो अपने आप खुद ही पकड़ लेगा और खुद ही खा लेगा. तो मेरा पॉइंट क्या है कि बजाय कि मैं आपको हर पोएम में, हर वीडियो में ये बताऊं कि इसमें कौन सा एसोनेंस है, कौन सा कॉन्सोनेंस है, कौन सा एलिट्रेशन है, कौन सा एनाफोरा है, मैं आपको यही समझा रहा हूं कि ये होता क्या है, आप ये समझ लीजिए. उसके बाद आप खुद ही चेक कर सकते हैं. ठीक है ना. फिर एलिट्रेशन एक और डिवाइस होता है, वो भी यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं. एलिट्रेशन कब होता है? जब स्टार्टिंग में, ये देख सकते हैं स, इनमें एलिट्रेशन है, स और स साउंड है, ये एलिट्रेशन है. आई होप इट इज विजिबल. तो ये हमने 4 लिटरेरी डिवाइस देखे. इसमें और भी हो सकते हैं, देयर इज नो एंड टू इट. और भी लिटरेरी डिवाइस हो सकते हैं, लेकिन हमें 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बेसिक लिटरेरी डिवाइस है, बस मैंने वही आपसे डिस्कस किया, नहीं तो और भी हैं इसमें. देखिए एक बार, वंस मोर, लेट्स सी, वंस एंड फॉर ऑल आप समझ लीजिए कि लिटरेरी डिवाइस को ढूंढना कैसे है. उसके बाद आप खुद ही अगले वीडियोस में आप खुद ही ढूंढेंगे. पहला हमने किया एनाफोरा. एनाफोरा का मीनिंग होता है कि जब कोई शब्द लगातार 2 या 2 से अधिक लाइंस में फर्स्ट वर्ड के तौर पे सेम वर्ड यूज किया जाए. जैसे सम, फर्स्ट वर्ड, इसमें फर्स्ट लाइन में भी फर्स्ट वर्ड सम है, सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड सम है, 2 या 2 से अधिक लाइनों में सेम वर्ड यूज होगा फर्स्ट वर्ड एज ए फर्स्ट वर्ड, तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं. एक बात. दूसरा एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का मतलब होता है जब एक ही लाइन में जो वर्ड्स हैं उनका पहला अक्षर, पहला लेटर सेम साउंड का हो, पहला, जैसे स, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं. अगर पहला अक्षर जो है वो सेम साउंड का होगा
तो एलिट्रेशन हो जाएगा। और यदि बीच में होगा, कहीं बीच में होगा या आखिर में होगा, जैसे यहां पे देख लीजिए द, यहां पे तो ये इस वर्ड के स्टार्टिंग में है और यहां पे द यहां आखिर में है, तो ये कॉन्सोनेंस हो गया। ठीक है, यदि बीच में आखिर में होगा तो कॉन्सोनेंस कहलाएगा, और यदि फर्स्ट लेटर होगा स तो एलिट्रेशन हो जाएगा। और अगर वो वॉवल होगा जैसे विल, इन और फायर, तो एसोनेंस हो जाएगा। दिस वर द लिटरेरी डिवाइसेस। लेट्स वंस अगेन रिकैप्चुलेट द सेंट्रल आइडिया। देखिए अगर आपको पोएम अच्छे समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आंसर इज नॉट अ प्रॉब्लम। भाई पोएम के बाहर से तो पूछ नहीं सकता, पोएम के अंदर से ही पूछेगा। पोएम समझ में आ ही गई है तो आप कर लोगे। फायर एंड आइस, पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, नेम ऑफ द पोएम दैट इज फायर एंड आइस। दूसरा इसका नेम द पोएट दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तीसरा थीम क्या है इसमें, ठीक है, थीम आपको पता होनी चाहिए। थीम इसमें यह है कि सिंबॉलिक पोएम है ये, और फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर्स, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर्स, फायर का अर्थ है डिजायर्स, एंड आई स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। ठीक है, व्हाट आर द टू वेज इन विच द वर्ल्ड विल पेरिश वन डे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने बताना है कि दो ही तरीके हैं, या तो फायर से या आइस से। ठीक है, ठीक है, फिर अब पोएट जो है वो किसको फेवर कर रहा है कि किससे खत्म होगा, तो पोएट फेवर करता है डिजायर को। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर दो बार पेरिश होगा तो क्या दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन इज आइस, आइस दैट इज हेट्रेड। नाउ लेट्स सी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का ये कहना है कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिजायर्स ऑफ पीपल। हमारी जो अनकंट्रोल्ड डिजायर है जिसके लिए हम वायलेंस करते हैं, हमारी इच्छाओं का कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है ना, हम हर चीज को, नेचर को, ह्यूमैनिटी को, सब चीजों को खत्म करते जा रहे हैं जस्ट टू फुलफिल आवर अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। इसकी वजह से एक दिन संसार खत्म होगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। सम से नाइस, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आपस में इतनी ज्यादा हेट्रेड फैल गई है उसकी वजह से ये संसार एक दिन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जो मैंने देखा है, व्हाट डज दिस आई स्टैंड फॉर इन दिस पोएम, आई स्टैंड्स फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई कौन है इस पोएम में, इस लाइन में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि मैंने जो टेस्ट किया है, मैंने जो डिजायर के बारे में जाना है, आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड विद दोज मतलब आई एग्री विद दोज, मैं उनके साथ हूं, उनसे सहमत हूं जो ये कहते हैं कि फायर से खत्म होगा ये एक दिन वर्ल्ड। बट लेकिन यदि दो बार इस संसार को खत्म होना है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दो बार खत्म होना है, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो हेट भी बहुत है इस संसार में, और डिस्ट्रक्शन वो भी कर सकती है। इट इज ऑल्सो ग्रेट टूल एंड वुड सफाइस, और काफी है, हेट्रेड भी काफी है। अगर दूसरी बार संसार को समाप्त होना होगा तो वो हेट्रेड से होगा, आइस से होगा। दैट वाज ऑल for the day. I hope you understood the poem. See you in the next class. Till then, have a nice time. Thank you.